तो ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एज ए क्वेश्चनायर मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप लोग जो है मैं नाम लेता रहूंगा, आप लोग आंसर देंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो पहले मैं अमरपाल जी से प्रश्न करता हूँ। भाई एक रुका भैया कुछ क्वेश्चन ऐसा बना जो ने भाई मतलब वाला क्वेश्चन जो बा एक आप पोस्टपोन कर दे, बाकी फिर पूछें। ठीक है, हम पहले वाले जिसपे आपको जवाब दीजिएगा, नहीं फिर उसको बोल दीजिएगा कि अभी जवाब नहीं देना, बस। और क्या, सॉरी। अब रिकॉर्डिंग ऑन मत करिए ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है अमरपाल जी से है। चूंकि हाल ही में अभी संसद भवन में जो है हमारे राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, उसका जो है उद्घाटन किया गया, और उसको लेकर के उस जो शेर है, शेर का मुंह बंद होना चाहिए या खुला होना चाहिए, इस पे विवाद चल रहा है। तो इस तरह के विवाद को आप किस रूप में देखते हैं, अमरपाल जी? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वो अशोककालीन जो स्तंभ है, और वो पहले से आज़ादी के बाद से उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में लिया गया है। और प्रतीक जो होते हैं या जो चिन्ह बनाए जाते हैं, उसका अपना एक महत्व होता है। वो में कुछ मूल्य छिपे होते हैं, और उसी के अनुसरण के लिए वो प्रायोजित किए जाते हैं या राष्ट्र द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो अशोक स्तंभ जो लॉट है या जो उसमें सिंह है, उसकी जो भावभंगिमा है, तो उसको लेकर देश में एक गहरा विमर्श चल रहा है इस समय। और क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर करें सर। जो विवाद चल रहा है, राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह हमारा है, सूर्य स्तंभ कह सकते हैं कि शेरों से जो 4 शेरों का जो हमारा स्तंभ है, जो विवाद चल रहा है इस समय, उस विवाद को आप किस रूप में लेते हैं? विवाद वाकई में मतलब इस पे नेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए, या विवाद को आप किस रूप में लेते हैं? वाकई में विवाद के लायक कोई इसमें तर्क है? आपको लगता है जो विवाद उठा है, क्या उसके पीछे कोई तर्क है या अतार्किक ही है? ये मैं जानना चाह रहा था बस। जैसे आपको लगता है कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है कि शेर का मुंह खुला है या इसको बंद होना चाहिए, तो ये जो विवाद उठा है, इसके पीछे वाकई में कोई दमदार तर्क है या फिर बस बेवजह का मतलब मुद्दा उठा है? ये मैं जानना चाह रहा था बस। देखिए, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है, सीधा सीधा आंसर नहीं हो सकता। इसमें हम पक्ष और विपक्ष दोनों को अगर सामने रखें या उनकी राय को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। विपक्ष का ये मानना है कि जो मूल रूप में है अशोक की लाट या अशोक के सिंह, वो उनको जो दिखाया गया है वो एक गंभीर मुद्रा में है, और शक्तिशाली होते हुए भी और शौर्यवान होते हुए भी उनमें सौम्यता है, गंभीरता दिखती है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि जो अभी वर्तमान के सिंह दिखाए गए हैं वो खूंखार या भेड़िए जैसे हैं। और अगर दोनों की तुलना की जाए, बात और चित्र के रूप में छवि देखी जाए, तो हल्का सा इस तरह का अक्स दिखता भी है। लेकिन अगर हम मतलब सत्ता पक्ष की दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये वर्तमान में जो भारत का परिदृश्य है, जिस तरह से भारत विश्व पटल पर दहाड़ रहा है, या जो जिस हिसाब से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ है, या जिस हिसाब से डिफेंस में स्ट्रांग है, या जिस हिसाब से उसकी एक अच्छी छवि बन रही है, उन संदर्भों में अगर उस छवि को देखते हैं तो मतलब पॉजिटिव वे में कह सकते हैं कि अच्छा है, और एक उभरते हुए भारत के संदर्भ में उसको सटीक या सही ठहरा सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। कुमला के मैं ये और चीज ये जानना चाहूंगा, क्या आपने जो वाकई में जो प्रतिकृति जो संरक्षित रखी हुई है, कहीं न कहीं संग्रहालय में तो रखा ही हुआ है वो? रखा सारनाथ हुआ। संग्रहालय में है बनारस की। क्या आपने जो ओरिजिनल उसकी प्रतिकृति आपने देखी है? जी नहीं। अच्छा, तो ठीक है। फिलहाल जो मेरे पास जानकारी है, उसमें सिंह जो है दहाड़ते हुए ही है चारों। जी जी। तो मैं ये चाहूंगा कि इसको आप देखिए,
देख लीजिए, बहुत सारे आपको फोटो आप इस समय अवेलेबल हैं, सब सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल वगैरह करेंगे तो हमको दिख जाएगा। दूसरी चीज जी जी। मैं इस रिकमेंडेशन ये देना चाहूंगा कि कुमला के मोटा-मोटा लगता है कि बहुत सारे, हम भारत एक बड़ा देश है, बहुत सारे अतार्किक मुद्दे होते हैं, इसमें कोई बहुत दमदार तर्क नहीं है जी कि जिस पे हम लोग डिस्कोर्स करें। शेर है, शेर दहाड़ता हुआ है, शांत है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो दो दो चीज अमरपाल भाई, इसमें आप फोटो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आप श्योर हो सकें कि वाकई जी। में कोई बहुत इस तरह का नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ कहना भी हो तो शेर ही है, वो दहाड़ते हुए है, शांत है। तो जी। तो चलिए, अब कृष्णा भाई से अगला प्रश्न है। हम लोग ये देख रहे हैं कि इस समय श्रीलंका की जो दशा है, आज के 2 साल 3 साल पहले उसके बारे में प्रेडिक्शन ये किया जाता रहा, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जो इंडिकेटर थे वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका की का प्रदर्शन जो है भारत से काफी बेहतर है। इस तरह के बहुत सारे आप हैप्पीनेस इंडेक्स ले लीजिए या फिर गरीबी सूचकांक ले लीजिए, हर मामले में श्रीलंका हमसे बेहतर कर रहा था और लोग ये मान के रहे थे कि भारत को भी इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन जो श्रीलंका की वर्तमान दशा है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? पहला एक पार्ट आप रख सकते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भारत जैसे विकासशील देश से क्या सीख सकते हैं? तो पहला पार्ट आप पहले ये बताइए कि कारण, संभावित कारण के रूप में आप क्या-क्या देखते हैं कि श्रीलंका इस स्थिति में पहुंचा? तो कुछ उसमें तत्कालिक कारण भी है, कुछ उसमें दीर्घकालिक कारण है, तो उन कारणों को आप कौन पिन पॉइंट आप बता दीजिए, बस पॉइंट वाइज बता दीजिए। वर्तमान कृष्णा समय में भाई। हम सभी देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, एकदम रेलिवेंट प्रश्न है। और जहाँ तक मेरे राय में, मेरे मत में, उसके इस तरह से असंतुलित होने का जो कारण मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी नींव जी, लगभग 2009 के आसपास जब महिंद्रा राजपक्षे सरकार में आते हैं, तो सबसे पहले उनकी जी, जो राजनीतिक भाई भतीजावाद, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जी, आर्थिक कुप्रबंधन भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जी, सन 2019 में आया कोविड-19 का जो कहर था, जी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। उसके बाद तमाम एजेंसियों के द्वारा उसकी जी, रेटिंग को उसकी रेटिंग को काफ़ी घटिया बताया जाना, जिसके चलते निवेश काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डाउन हुआ, विदेश से निवेश कह सकते हैं। और जी, उसके जी, जी। बाद ये स्थिति ऐसी बनती गई, फिर महँगाई और इस तरह की चीज़ें लगातार बढ़ती रहीं और अंत में लोग सड़कों पर आने के लिए बेबस हो गए, जो कारण नहीं, मुझे तात्कालिक। जी, जी, जी। ठीक है, बढ़िया है। जैसे आर्थिक कुप्रबंधन में क्या मतलब, अगर मैं और स्पष्ट करना चाहूँ तो आर्थिक कुप्रबंधन में क्या? आर्थिक कुप्रबंधन मतलब ये कि उन लोगों ने ज़्यादातर ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो विदेशों से पैसे आए, उनको नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाया। उससे उनकी जी, मतलब अर्थोपार्जन वाले चीज़ों पे ना लगा करके, ज़्यादातर जी। ऐसी जगहों पे लगाया जहाँ से उनको अर्थ की प्राप्ति बहुत कम हो रही। अच्छा, जैसे एग्ज़ाम्पल दैट कह सकते हैं कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, लेकिन उस हिसाब से उससे जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आ पाया। वो नहीं आ जैसे पाया, हाँ। एग्ज़ाम्पल है, अपने आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, जो टोल टैक्स आना चाहिए वो टोल टैक्स अभी नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, हाँ। और श्रीलंका एक छोटा-सा देश है, अगर उसने इतना पैसा लगा दिया कि उसकी और वहाँ पे उसके उससे आउटकम की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो नहीं है, तो स्वाभाविक है घाटे में आप जाएँगे, क्योंकि पैसा तो निकलना ही चाहिए। एक बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। रीज़न है, सही है। और बाकी रीज़न में जो कोविड आया ना, कोविड की वजह से वहाँ जो इकोनॉमी है वो स्पेशली पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। तो वहाँ का बिल्कुल सर, टूरिज़्म पर्यटन। सेक्टर, हाँ, टूरिज़्म सेक्टर वहाँ का डिस्टर्ब हुआ और इसने जो क्या किया कि उसने उसकी जो उसका भंडार है, भंडार में उसको काफ़ी क्षति पहुँचा। एक पॉइंट और आप गिना सकते हैं कि कह सकते हैं कि वो भी आर्थिक कुप्रबंधन में आएगा, पॉलिसीगत कुप्रबंधन है। वो है कि हुँ, उन्होंने ना ऑर्गेनिक एक फार्मिंग को बढ़ावा दिया और हुँ, टोटली बैन्ड कर दिया, जो है पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं होगा। इससे क्या हुआ, वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी डिप कर गया। हुँ, एक बड़ा फैक्टर है। आज सोचिए कि कंज्यूमर में उसमें मतलब खाद्यान्न वस्तु
वस्तुओं की कमी है, चावल की कमी है, गेहूं, मतलब इस तरह की चीजों की कमी है। और चाय वगैरह का वो एक्सपोर्टर रहा है, टॉप क्लास का एक्सपोर्टर रहा है पीयू का, हम लोग पढ़ते थे करंट वगैरह में ना, वो भी काफी बिल्कुल। डिप कर। तो ये है। दूसरा एक आध पॉइंट और आप गिना सकते हैं ना, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, कह सकते हैं वर्तमान में बहुत सारे देशों की, वो है थोड़ा सा जातीय तो धार्मिक जो विद्वेष है, जिसे आप कह सकते हैं सिंघली तमिल विवाद, बहुसंख्यकवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, उस नशे में लोग घूमे रहे और उस तरह के मुद्दों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो भ्रष्टाचार हो गया, भाई भतीजावाद हो गया, पॉलिसीगत में बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा लोन लेकर के लगाना, ठीक है। एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह को, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को जैसे पूरी तरह से अगर धीरे धीरे उसको बढ़ावा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे भारत में है ना। बिल्कुल। तो इस तरह से पिन पॉइंट हम लोग को बना लेना है, ठीक है। चलिए, और ये तो हम लोग का 10 मिनट में जाएगा भी लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आगे, एक मैं आपसे महाराष्ट्र सरकार की बात को आप किस रूप में देखते हैं, अमरपाल जी? 5 मिनट। महाराष्ट्र सरकार का जो विवाद है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पश्चात जैसे कि विदित है कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन से चुनाव लड़ा गया था। फिर भाजपा और शिवसेना को बहुमत नहीं मिला, यानी वहाँ पे एक तरह से जो है त्रिशंकु विधानसभा बनी। और फिर शिवसेना ने जो है बिल्कुल डिफरेंट प्रकृति के एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए सरकार बनाई। और हाल के 2.5 वर्षों में ठीक ठाक चीजें चल रही थी। फिर शिवसेना से ही एकनाथ शिंदे ने जो है कुछ विधायकों के साथ बगावत की और नई सरकार का भाजपा के गठबंधन के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया। तो कई लीगल संदर्भों में देखा जाए तो या विशेषज्ञ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उसको इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं लोकतंत्र के लिए उनको अनुचित बता रहे हैं। कुछ संदर्भों में चूंकि उसने अपना बहुमत सिद्ध किया है एकनाथ शिंदे ने, वो तार्किक भी है। यही है। तो इसको क्या मानते हैं कि ये मतलब लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, या इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसको आप स्थान देंगे? अब प्रथम दृष्टया देखा जाए तो अगर मूल लोकतांत्रिक भावना को हम मद्देनजर रखते हैं तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है। और ये हमारे जो क्योंकि लोकतंत्र की अभी हम प्रारंभिक अवस्था में है, तो जी जो जी विकास की पीढ़ी है उसके लिए इसको सही नहीं माना जा सकता है। हाँ, पर जी उसने जी। लीगली सही सिद्ध किया है, बहुमत सिद्ध किया है, तो इस संदर्भ में हम उसको गलत भी नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो मेरे तो हिसाब से एक प्रश्न वर्तमान मैं में आपसे काउंटर प्रश्न करता हूं, अगर इस तरह से अगर महाराष्ट्र जो हुआ, अगर वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, नैतिक रूप से ठीक नहीं है या खिलाफ है, तो ब्रिटेन में जो हो रहा है उसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या सर? जो ब्रिटेन में हो रहा है, ब्रिटेन में, यूके में भी यही प्रोसेस हो रहा है, सेम प्रोसेस है। जी बोरिस जॉनसन के साथ यही सेम प्रोसेस हो रहा है। तो जी अगर महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई या हो रही जी है जी प्रोसेस में, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो ब्रिटेन में भी मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रोसेस हो रहा है। बोरिस जॉनसन को उनके बहुत सारे मंत्री छोड़ करके चले गए, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो जी। वो उसको प्रोसेस में आप लेंगे, उसको किस तरह से लेंगे तब? चूंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत और ब्रिटेन दोनों में ही चलती है, और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी लगभग आसपास ही हम पालन करते हैं। और भारत में जो भी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया रही है तो ब्रिटेन से ही संचालित है, कह सकते हैं कि ब्रिटेन के ही अनुसरण में है। तो इस तरह की घटनाएं घटना लाजमी है। और अगर लोकतंत्र में क्योंकि आदर्श स्वरूप है एक, या उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो चाहे भारत में हो या ब्रिटेन में हो, दोनों जगह ही उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। और अगर इसका अ, मतलब सकारात्मक संदर्भ में मेरी तरफ से सुझाव हो या मतलब लेना चाहें तो ये होगा कि अ, आगे से जो भी सत्तासीन है या जो भी मंत्रिमंडल के हेड हो, मुख्य हो, वो चाहे सेंट्रल में या स्टेट में, तो उसको अपने कुनबे के साथ मतलब उनका विश्वास जीत कर ही शासन चलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें बहुत कम घटित होंगी। यही सब। ये तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सबको पता है दल बदल कानून है। दल जी बदल कानून में जो प्रोसेस रखे गए, जो मतलब जो जो शर्तें रखी गई, उससे ज्यादा आप
तत्वों को टाइट नहीं किया जा सकता है। 2/3 का प्रावधान अगर 2/3 से अधिक लोग छोड़ के जाएंगे तभी कोई सरकार मतलब कोई पार्टी जो है वो मतलब विभाजित होगी। लीगली जी जी तो अगर शिवसेना या ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की जो पार्टी है अगर वो अपने 2/3 विधायकों के या सांसदों को संतुष्ट नहीं रख सकती है तो क्या आपको लगता है कि उसको सरकार में रहने का हक है? भाई देखिए जो संसदीय शासन प्रणाली है वो विश्वास पे चलती है। जी आपको सदन में विश्वास सिद्ध करना पड़ता है। जी इससे अगर कोई आप व्यवस्था बनानी चाहेंगे तो दल बदल कानून जो भारत में, क्या इससे और टाइट कोई प्रावधान बनाया जा सकता है? देखिए सिस्टम की बात होती है, सिस्टम। जी निश्चित तौर पे हमेशा जो है सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। जी और जो हमने कानून बनाया है वो 1951 का के आसपास का बना हुआ कानून है। और जिस तरह से तब से लेकर आज तक के परिदृश्य में या राजनीतिक घटनाक्रम में या राजनीतिक विद्वेष में चीजें घटित हो रही हैं, जिस गहराई तक जी सरकारें बदलने सरकार बनाने के लिए किसी स्तर पे भी राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं, तो उस जी हिसाब में निश्चित तौर पे कुछ अपेक्षित सुझाव हो सकते हैं, दिए जा सकते हैं। और जी जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार की बात है तो यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने जो 2/3 बहुमत की बात की जा रही है, वो 2/3 बहुमत उन्होंने सिद्ध किया है। तो इस जी। आधार पे यहाँ पे वो मतलब लीगली गलत नहीं है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा कृष्णा जी, हाँ भैया। हाँ ये एक फिल्म इस समय आई रॉकेटरी, तो इसका निर्देशन किसने किया है? जहाँ तक हमें रिकॉल हम कर पा रहे हैं वो माधवन नायर है। ओके आर ओके। माधवन आर माधवन यू जी ने राइट। किया हुआ ये इनकी कुछ एक आध फिल्म, ये माधवन ने किसी, इनकी कोई फिल्म का और नाम बता सकते हैं जिसमें इन्होंने काम किया हो? है। फिलहाल नहीं, नहीं फिलहाल हमें याद नहीं आ रहा। बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है 3 इडियट। 3 इडियट इसको है, रिकॉर्ड, तनु वेड्स मनी भी है। तनु वेड्स मनु है, कई फिल्में हैं। ठीक है। अच्छा तो ये रॉकेटरी फिल्म की जो कथा है वो मतलब जो एक बायोग्राफी है उसमें नंबी नारायण के ऊपर फिल्म मतलब फिल्मांकन है ये फिल्म। तो नंबी नारायण के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि ये कौन है, ये इनका संबंध कहाँ से है, कुछ हल्का सा? हाँ सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये केरला से बिलोंग करते हैं और ये जी स्पेस स्पेस साइंटिस्ट हैं। हाँ जी जी। स्पेस साइंटिस्ट हैं, इसरो इसरो में कार्यरत थे ना? इसरो इसरो में कार्यरत है, इसरो से जुड़े हुए थे हम। इसरो से कार्यरत थे। और कुछ बताएंगे कि मतलब किस तरह से ये मतलब जो हालिया डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दिया साल 2 साल पहले 3 साल पहले दिया ना। और इनको क्लीन चिट का मतलब इनको कुमला के ये साबित हुआ कि इनको फंसाया गया था देशद्रोह की। इन्होंने ये अपनी जो कह सकते जो संवेदनशील जानकारी है वो इन्होंने विदेशी शेयर जो है शत्रु देशों को इन्होंने बेचने का प्रयास किया। जी। तो थोड़ा सा इस जानकारी को हम लोग को अच्छे से करना होगा। चलिए ठीक है। और ये बताइए, ये जो ये हमारे पास 2 से 3 मिनट का समय है, कृष्णा जी आप ही बताइए, ये जो नूपुर शर्मा विवाद है, जी जी तो नूपुर शर्मा विवाद को हम लोग ये इसको नूपुर शर्मा पे स्पेसिफिक नहीं लेते हैं। एक्चुअली ये विवाद है, कह सकते हैं मोटा मोटा जो अव्यक्ति की स्वतंत्रता है जी और जी बनाम जो है जो आस्था है, जी ये हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल होते हैं। तो आपको भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 दर्शन है, 6 दर्शन में चारवाक को भी स्थान दिया। चारवाक तो हमेशा वैदिक दर्शन के खिलाफ, उनको जो दिखता है वही मानते थे। तो जब जी चारवाक की जो आपके और पांचों मत उनके खिलाफ बोल करके उनको हम दर्शन के जो हमारे जो 6 दर्शन उनमें उनको प्रमुख स्थान दे सकते हैं, तो क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता को जिस तरह से लिमिट में बांधा जा रहा है, वो आपको किस तरह से मतलब कहाँ संतुलन बनना चाहिए, कहाँ तक हमको स्वतंत्रता देनी चाहिए, कहाँ पे हमको लिमिट लगाना चाहिए, या कितने हद तक देना चाहिए, कुछ आप बताएंगे? या आपको ये लगता है कि जैसे फ्रांस में असीमी स्वतंत्रता है, जी फ्रांस जी में आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो हम्म। मरियम हो या ईसा मसीह हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक जाना चाहिए? या फिर
ये मतलब जैसे हत्या की धमकी दी जा रही है या इस तरह की चीजें, आप इसको किस रूप में लेते हैं? हाँ, कानूनी प्रोसीजर क्या होना चाहिए या कैसे क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, भारत, हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत क्लियर कट विभाजन उनका हुआ है। और जहाँ तक रही बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी वहीं सीमित हो जाती है जहाँ पे किसी और की भावना या किसी और की कह सकते हैं कि उसकी भावनाएं आहत ना हो। तो असीमित या अनलिमिटेड हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं ये उतना उचित नहीं है, क्योंकि भारत क्या है कि बहुलवादी समाज है और अनेक धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी का अपना एक स्वच्छंद अस्तित्व है। और इस पे संविधान में भी प्रोविजन